नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल चुनारा ई सॉल्यूशंस में। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी उत्तराखंड जी की सीरीज़, जिसका एपिसोड 1 जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने एपिसोड 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं विथ फैक्ट्स, यानी कि जो भी फैक्ट्स होंगे उसको मैं आपको आपके सम्मुख लेके आऊँगा और जो भी अन्य जानकारी होंगी सब सब चीज़ें मैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी डिले इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है केदारखंड, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। अब ये उत्तराखंड का मैप आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इसकी बाउंड्री रहने वाली है। हमारे 2 मंडल हैं, आप सभी लोग जानते हैं, एक कुमाऊँ मंडल और एक गढ़वाल मंडल। तो ये राइट हैंड साइड है, ये है हमारा कुमाऊँ मंडल और ये जो साइड है ये है गढ़वाल मंडल। 2 मंडल हैं, एक कुमाऊँ मंडल और एक गढ़वाल मंडल। ये गढ़वाल मंडल को स्कंद पुराण में क्या नाम प्रस्तुत रखा किया गया था? तो वो है केदारखंड, यानी कि इस वाले भाग को केदारखंड कहा गया था और ये वाले भाग को हमारा मानस खंड कहा गया था स्कंद पुराण में। तो ये आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता है और कुमाऊँ को मानस खंड कहा जाता है। इसमें एक और चीज़ याद रखने का अगर मैं तरीका बताऊँ, तो इसमें आप जानते हैं कि जो गढ़वाल क्षेत्र में हमारा एक प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, जिसका नाम है केदारनाथ मंदिर। इस केदारनाथ मंदिर के आधार पर भी हम आप इसका नाम याद कर सकते हैं, केदारखंड। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं अपने मन में या फिर कमेंट बॉक्स में भी, और अपने नंबर ज़रूर वहाँ पर शेयर कीजिए कि कितने 20 क्वेश्चन में से कितने आपने सही दिए। माना किसी ने 12 सही दिए या 14 सही दिए या 18 सही दिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदौली कहा गया? यानी कि एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदौली कहा गया? ऑप्शन है आपके पास, बाबर क्षेत्र को, सल्ट क्षेत्र को, किच्चा क्षेत्र को या फिर गढ़वाल क्षेत्र को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि सल्ट क्षेत्र को। अब ये सल्ट क्षेत्र जो है वो अल्मोड़ा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी आपने याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? आपके पास ऑप्शन है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी और देहरादून। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। इनमें से जो सही उत्तर रहने वाला है वो है सी, यानी कि कालसी। जो अशोककालीन शिलालेख थे वो हमको कालसी स्थान से मिलता है। अब कालसी स्थान जो है वो आपका देहरादून में है। जो कालसी है वो देहरादून में है। तो अगर यहाँ पर पूछा जाता कि राज्य के किस जिले में मिलता है या मिला है, तो आप देहरादून पे टिक करते, और स्थान पूछा गया है तो कालसी पे आपने टिक कर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, चौथा चौथा प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने इसकी रचना की थी, कालिदास ने कण्वाश्रम स्थान पर की थी, जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये कौन सी, पहली बात तो ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो ये कण्वाश्रम है ये कोटद्वार शहर के पास में है, कोटद्वार शहर के पास में है। और ये किस नदी के तट पर है? ये क्वेश्चन हमारे पास है। ऑप्शन है आपके पास, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और मालिनी। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो डी, यानी कि मालिनी नदी के तट पर ये कण्वाश्रम स्थित है। कण्वाश्रम के बारे में या कण्वाश्रम से रिलेटेड आपने एक कहानी सुनी होगी, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। तो यही वो आश्रम है जहाँ से उनकी प्रेम कथा शुरू हुई थी और यहाँ पर उनके बेटे का जन्म हुआ था जिनका नाम था भरत, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत। आपने जरूर बचपन में इनकी शेर के दांत गिनने वाली कहानी जरूर सुनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, हरिकृष्ण खूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबराल। तो ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से जो सही उत्तर रहने वाला है वो है सी, चंद्र सिंह गढ़वाली जो है गढ़वाल इतिहासकार नहीं थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं 6वें प्रश्न पर। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपके पास, 1790 में, 1792 में, 1815 में या फिर 1865। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही उत्तर रहने वाला है वो है
1790 में गुरखाओं ने कुमाऊं पर अपना शासन स्थापित किया था। अब दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गढ़वाल क्षेत्र में गोरखाओं का शासन कब हुआ था वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। गोरखाओं का शासन का उल्लेख हमने अपनी उत्तराखंड की अन्य वीडियो में भी किया है, आप जरूर उनको हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड वो वीडियोस है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, यानी कि कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, गणेश या कार्तिकेय। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है सूर्य, बी सूर्य। कटारमल का सूर्य मंदिर आप जानते होंगे। नेक्स्ट है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ऑप्शन है आपका मुराद, औरंगजेब, दारा सिकोह और सुलेमान सिकोह। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर रहने वाला है वो है डी, यानी कि सुलेमान सिकोह जो थे उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल में अपना एक बार आश्रय लिया था। गढ़वाल के ढांडक आंदोलन किससे संबंधित है? यह संबंधित था कृषकों से, मजदूरों से या फिर सेना से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है मजदूरों से, बी यानी कि मजदूरों से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन के बारे में जरूर आपने सुना होगा और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। तो ऑप्शन आपके पास, इसके पीछे एक कहानी है, मैं अभी बताऊंगा, पहले आप ऑप्शन सुन लीजिए। ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से या इस्लाम से। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है बी, यानी कि शिल्पकारों से इनका संबंध था या इस डोला पालकी आंदोलन का संबंध था। एक्चुअल में था क्या, जब अगर हम बात करें 1930 से पहले की, 1930 से पहले की, तो उस समय टिहरी में जो शिल्पकार थे यानी कि जो दलित थे उनको डोला और पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जब उनकी शादी वगैरह होती थी तो उनको डोला और पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। वह पैदल चलते थे दूल्हा दुल्हन, सिर्फ सवर्णों को ये अनुमति दी जाती थी। तो इसके विरुद्ध में वहां पर एक आंदोलनकारी हुए जिनका नाम था जयानंद जयानंद भारती। जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के बाद ये आंदोलन की 1930 के दौरान ये आंदोलन किया गया और 1930 के बाद इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। इनका नाम आपने भारतीय इतिहास में भी जरूर सुना होगा, जयानंद भारती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, जी डब्ल्यू ट्रील या जे एच ब्रिटेन। चार ऑप्शन हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है ए, ई गार्डनर। नेक्स्ट चलते हैं। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा। तो चांदपुर गढ़ का जो राज्य स्थित था वो था सी ऑप्शन, यानी कि चमोली में। इसको भी आपने याद रखना है, बहुत बार इससे संबंधित पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह है उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। गोविशाण की पहचान कौन सी जगह से की गई है? तो हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर। इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है बी, यानी कि काशीपुर से। और ये काशीपुर आपका यूएस नगर में पड़ता है, ये आपने जरूर ध्यान रखना। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाख्यू ओडियार स्थित है। एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाख्यो ओडियार स्थित है। ओडियार से आप समझते होंगे, ओडियार जो है, जो गढ़वाली होंगे उनको तो पता होगा कि ओडियार किसे कहते हैं। माना कोई पहाड़ है और पहाड़ पर एक ऐसा स्थान जहां पर छुपने की जगह हो या फिर एक गुफा टाइप की हो, उसे ओडियार गढ़वाली में बोलते हैं। तो लाखिया ओडियार कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है आपके पास पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में या फिर नैनीताल में। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। 15वां जो प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है 1919 में, बी 1919 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद राजवंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है आपके पास दीपचंद, महेंद्र चंद, शिवचंद और मोहन चंद। इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है बी, महेंद्र चंद। इस चंद राजवंश से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो चंद राजवंश की स्थापना जो थी वो हुई थी आपकी लगभग 1020 ईस्वी और से 1025 ईस्वी के बीच, यानी कि 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में, इसके मध्य में इसकी स्थापना हुई थी चंद्र राजवंश का। और ये चंद्र राजवंश था
कौन से एरिया का शासक था, या कह सकते हैं कौन से एरिया का राजवंश था? तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है कुमाऊँ। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि ये किसके बाद आया? चंद राजवंश किसके बाद आया? तो आपने कत्यूरी शासकों के बारे में ज़रूर सुना होगा, कत्यूरी शासकों के बारे में। तो कत्यूरी शासकों के बाद ये चंद राजवंश आया था। अब एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि चंद राजवंश जो है वो किस एरिया पर राज कर रहा था? एक तो कुमाऊँ, दूसरा किसके बाद आया? कत्यूरी राजवंश के बाद आया, और इसकी स्थापना कब हुई? वो है 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि अंतिम राजा कौन था? तो ये तो हमारा महेंद्र चंद हो गया, और एक और क्वेश्चन बनता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रथम राजा कौन था इसका, या इसका इस संस्थापक कौन था? तो वो है सोमचंद। सोमचंद। अगर आपको इन राजाओं की पूरी लिस्ट चाहिए कि हाँ, चंद राजवंश में कौन-कौन से राजा थे और किसके बाद कौन-सा आया, तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से इसको उपलब्ध करा दूँगा। वो आप हमारे जुड़ करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके हमसे ले सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैसेज करके उस पे आप जुड़ सकते हैं और मैसेज कर दीजिएगा कि हमें इनका जो पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगा, कौन-कौन से राजा किसके बाद आया था। ठीक है? इसका जो लिंक है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के भी या किसी भी वीडियो के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर लेता हूँ। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। बी ऑप्शन है टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। सी है टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। और चौथा और आखिरी ऑप्शन है विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो आपको पता होगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उस समय पर टिहरी राज्य जो था वो भारत में नहीं मिला था, यानी कि भारत गणतंत्र का हिस्सा नहीं था। उसके बाद लास्ट में उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम भी भारत के साथ शामिल होंगे 1949 में, यानी कि 1949 में वो भारत के साथ विलय विलय उनका हुआ। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टिहरी बांध जो है 1972 में प्रस्तावित किया गया था। तो डेफिनेटली ये भी सही है, 1972 में ही इनकी फाइल वगैरह चलना शुरू हो गई थी, प्रस्तावित किया गया था। और तीसरा जो ऑप्शन है, ये बनना बनना लगभग मुझे लगता है 1977 के लगभग बनना शुरू हुआ था। इसका कंफर्मेशन नहीं है मुझे फिलहाल अभी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं कि बनना कब शुरू हुआ। और लगभग 2004 के लगभग ये बनकर तैयार हो गया था, और 2004 से एक तरह से 4 के लगभग जलमग्न हो गया था टिहरी उस समय। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था। बिल्कुल ऑब्वियस है, पूरा जो टिहरी बांध था बहुत बड़े एरिया में बना है, और वहाँ पर जो भी शहर था, टिहरी शहर, टिहरी के जितने भी गाँव थे काफ़ी उस एरिया में, तो सारे के सारे जलमग्न हो गए थे, यानी कि एक तरह से निगल ही लिया था। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक तरह से ये कथन जो है चौथा वाला सही नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? अब इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हमने भी डिस्कस किया है, सभी लोगों ने बहुत वीडियोज़ और बहुत सारे आपने स्कूल में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि उत्तराखंड जो है राज्य बाद में बना, पहले उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य यहाँ पर बना, जिसका नाम रखा गया था पहले उत्तरांचल। यानी कि 9 नवंबर 2000 को जो हमारा एक राज्य बना था उत्तराखंड, उसका नाम पहले उत्तरांचल था, और आज की डेट में उसका नाम रखा गया है उत्तराखंड। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब पड़ा हमारे राज्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरला बहन का मूल नाम था। सरला बहन का मूल नाम था, तो ऑप्शन है ऑप्शन है आपके पास कैथरीन हेलीमैन, या हेलीमन भी बोलते हैं इसको। बी ऑप्शन है आपके पास एनी बेसेंट। सी है नाइटेंगल फ्लोरेंस, और डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ए, कैथरीन हेलीमन। कैथरीन हेलीमन इनका सही आंसर रहने वाला है। और इस वीडियो का आखिरी जो प्रश्न है वो है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ? तो बेगार आंदोलन जो है इसको हम कुली बेगार आंदोलन भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है कुली बेगार आंदोलन आंदोलन भी इसको कहते हैं। तो ये कुली बेगार आंदोलन क्या था? पहले तो ये इसकी इस चीज़ को समझ लीजिए। आप कुली से समझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ सामान ये ले जाते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो इसमें क्या था कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ जो भी अधिकारी आते थे कहीं भी किसी भी गाँव में, तो वो अपना जो सामान था वहाँ के गाँव को लोगों को दे देते थे कि इसको ढो के ले जाओ, यानी कि कुली बन करके आप हमारा सामान ले जाओ। और
जैसे एक गाँव से दूसरे गाँव में जाएँगे तो वहाँ से एक व्यक्ति जो है उनका सामान उस दूसरे गाँव तक ले जाएगा। फिर दूसरे गाँव से आगे वो बढ़ रहे हैं तो वहाँ से दूसरा व्यक्ति कुली बनकर उनका सामान आगे ढोकर ले जाता था। तो लोगों को ये थोड़ा-सा बड़ा विचित्र लगा और वो जो गाँव के लोग थे वो एक तरह से इसको सम्मान के विरुद्ध मानते थे। तो बाद में उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक आंदोलन किया जिसका नाम पड़ा कुली बेगार आंदोलन। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत लगभग 1921 से पहले ये कुली बिगाड़ प्रथा चलती रहती थी और 1921 के बाद यहाँ पर जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन होने के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। अब आंदोलन कब समाप्त हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 20 जनवरी 1921 पौड़ी में और 15 जनवरी 1921 को टिहरी में या 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा में या फिर 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर में। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है डी, यानी कि 13 से 14 जनवरी के बीच में 1921 में यह आंदोलन किया गया। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? वो थे बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी और चिरंजी लाल जी ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन सिर्फ ये 3 लोग नहीं थे, इसके अलावा लगभग 40,000 लोगों ने इस आंदोलन की एक तरह से इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो इन्होंने प्रण किया था कि अब हम जो है अंग्रेजों को बेगार नहीं देंगे, एक तरह से उनका सामान नहीं ढूँढेंगे क्योंकि ये हमारे सम्मान के विरुद्ध है। तो एक तरह से गाँव में एक रजिस्टर बनाया जाता था, रजिस्टर, बेगार रजिस्टर। इस पे नोट किया जाता था कि कौन-कौन सा व्यक्ति क्या ले जा रहा है, सब लिखा जाता था। तो उस आंदोलन में 13 जनवरी 1921 को या 13 से 14 जनवरी 1921 को बेगार रजिस्टर जो था, उसको उन्होंने नदी में बहा आंदोलन करते हुए नदी में बहा दिया। अब क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी बनता है कि जो नदी में बहाया गया, तो वो नदी कौन-सा था? या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो आंदोलन हुआ वो किस नदी के तट पर हुआ? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है सरयू नदी। सरयू नदी के तट पर इसका विरोध किया गया था और यहाँ पर जितने भी बेगार रजिस्टर थे उनको बहा दिया गया और इस प्रकार से इस कुप्रथा का अंत हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 वाली वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल पाए और हम आपको जल्दी से जल्दी ऐसी नई-नई वीडियोज़ प्रोवाइड करवा पाएँ। एक और अंत में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो का रिगार्डिंग या इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप जुड़ेंगे और उसके बाद मैसेज कर दीजिए कि इस वीडियो का हमें पीडीएफ चाहिए, डेफ़िनेटली आपको वहाँ पर मिल जाएगा विद आंसर सहित। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो टेलीग्राम है और जो व्हाट्सएप का लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन कीजिए, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।